हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड देखेंगे सेक्शन नंबर 33 टू 44 जो है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखिए, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट से हमारी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ ड्यूटीज़ अराइज होती हैं। सिमिलरली जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ जो होती हैं वो बायर और सेलर की भी होती है। तो अगर हम सेलर की ड्यूटी की बात करें तो सेलर की क्या ड्यूटी होती है कि जो भी गुड्स के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उन गुड्स को डिलीवर करे टू द बायर और उनकी ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र करे। सिमिलरली बायर की ड्यूटी होती है कि वो उन गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और जो भी प्राइस डिसाइड हुआ है उसकी पेमेंट करे टू द सेलर। तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि जहाँ पे सेलर गुड्स की डिलीवरी करता है और बायर उन गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करके पेमेंट करता है, इसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो तो बायर और सेलर के बीच में हुआ है। तो बायर और सेलर यहाँ पे फ्री है कि वो जिस भी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं डिलीवरी का, कोई भी प्लेस डिसाइड कर सकते हैं, मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में देना है या सारा वन टाइम देना है या क्रेडिट पे देना है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टीज़ आर फ्री टू डिसाइड, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बायर और सेलर ने कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो डिसाइड नहीं की, ना तो उन्होंने प्लेस बताई कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे करनी है, कौन से दिन पे करनी है, कौन से टाइम पे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, तो लॉ कहता है कि अगर बायर और सेलर ऐसी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं करते तो फिर मैं अपने रूल्स लगाऊंगा, अपने सेक्शंस लगाऊंगा जो है सेक्शन नंबर 33 से लेके 44 तक। और यहाँ पे हम वही सेक्शन जो है वो स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ डिलीवरी, सेक्शन नंबर 33। ये सेक्शन कहता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जब हम गुड्स का पोजेशन या तो बायर को दे देते हैं या फिर बायर के बिहाफ पे उसके किसी ऑथोराइज एजेंट को दे देते हैं तो उसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर। अब ये जो डिलीवरी होती है ये एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो सेलर इन तीनों डिलीवरी में से कोई सी भी डिलीवरी अगर करता है तो उसे माना जाएगा कि डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, सेक्शन 32। ये सेक्शन कहता है कि गुड्स की डिलीवरी एंड गुड्स की पेमेंट ये कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो जब भी हम जनरली गुड्स परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम सेलर को गुड्स की पेमेंट करते हैं तो वो हमें गुड्स हैंड ओवर करता है, उनकी डिलीवरी करता है। तो या तो बायर और सेलर आपस में डिसाइड कर ले कि पेमेंट पहले करनी है या डिलीवरी पहले देनी है, तो या तो वो डिसाइड कर सकते हैं। और अगर उनके बीच में ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो फिर लॉ कहता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। अगर बायर को लग रहा है कि सेलर मुझे अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं देने वाला तो फिर बायर को भी ज़रूरत नहीं है कि वो पेमेंट पहले करे, और अगर सेलर को लग रहा है कि बायर मुझे अभी पेमेंट नहीं करेगा, वो भी मुझे बाद में पेमेंट करेगा, तो सेलर को भी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो गुड्स की डिलीवरी अभी कर दे। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो तभी होनी चाहिए जब सामने वाली पार्टी आपको विलिंग लगे कि वो अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म करेगी। तो बोथ द कंडीशंस आर कॉन्करेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सेक्शन नंबर 34। ये सेक्शन कहता है कि अगर हमने बायर को अभी पार्ट डिलीवरी ही की है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि बायर ने पूरे गुड्स की जो डिलीवरी है वो ले ली है और उसके नाम पे पूरी की पूरी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई है उन सारे गुड्स की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों हम स्टडी कर रहे हैं कि ओनरशिप पूरी ट्रांसफ़र हो गई जबकि उसने तो अभी तक सिर्फ पार्ट डिलीवरी ही एक्सेप्ट की है। अब देखिए, मान लीजिए कि गुड्स जो है वो किसी शिप के थ्रू आ रहे हैं और बायर उन गुड्स को जो है वो अनलोड करवा रहा था। तो उसने अभी थोड़े से ही गुड्स अनलोड करवाए थे कि एकदम से बहुत तेज सुनामी या कुछ होता है और वो जो शिप से गुड्स आ रहे थे, मतलब जो गुड्स शिप में पड़े हुए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो बायर ने तो अभी थोड़े से ही गुड्स एक्सेप्ट किए थे, थोड़े से ही गुड्स वो अनलोड कर पाया था। तो जो बाकी के गुड्स जो है वो डैमेज हो गए हैं, वो किसका लॉस होगा, बायर का लॉस होगा या सेलर का लॉस होगा। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर बायर ने अभी पार्ट डिलीवरी ही ली थी तो जो ओनरशिप है वो मान लिया जाएगा कि सारे गुड्स की ट्रांसफ़र हो गई। इसका मतलब कि जो रिस्क या लॉस है वो किसका रहेगा, बायर का रहेगा। यहाँ पे सेलर की तरफ से पूरी जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी है और वो सारा लॉस अब बायर सफ़र करने वाला है। इसीलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर पार्ट डिलीवरी हुई है तो उसका इफेक्ट क्या है, वहाँ पे ओनरशिप किसके नाम पे ट्रांसफ़र मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बायर जो है वो चाहता है कि जो गुड्स की डिलीवरी है वो उसे 2-3 बार में हो, यानी कि थोड़े गुड्स की डिलीवरी अभी हो जाए, थोड़े गुड्स की जो डिलीवरी है वो बाद में हो, तो यहाँ पे जितने गुड्स बायर लेके जा रहा है ओनरशिप उतने में ही ट्रांसफ़र होगी। बाकी जो गुड्स सेलर के पास रखे हैं उनकी ओनरशिप तब ट्रांसफ़र होगी जब बायर उनका पोजेशन लेके जाएगा।
नेक्स्ट है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन नंबर 35। ये सेक्शन कहता है कि जो सेलर है गुड्स का, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो बायर को बोले कि सर गुड्स की डिलीवरी ले जाओ। हमेशा ये जो ड्यूटी रहेगी किसकी रहेगी, बायर की रहेगी, कि वो डिमांड करे सेलर से कि सर मेरे गुड्स तैयार हो गए तो मुझे दे दो। तो बायर की ड्यूटी है कि वो गुड्स के लिए अप्लाई करे, और अगर बायर ऐसा नहीं करता, यानी कि वो डिमांड नहीं करता डिलीवरी की, तो यहाँ पे वो सेलर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता कि सेलर ने मुझे अभी तक गुड्स क्यों नहीं डिलीवर किए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू आस्क फॉर द डिलीवरी। या तो पार्टीज़ जो है वो अदरवाइज डिसाइड भी कर सकती है, यानी कि या तो बायर खुद बोल जाए कि सर जैसे ही गुड्स रेडी हो जाएंगे आप मेरे पास गुड्स को डिलीवर कर देना। तो पार्टीज़ या तो डिसाइड कर सकती हैं कि कौन बोलेगा डिलीवरी के लिए, कौन बोलने वाला है। और अगर ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं हुआ है तो फिर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर टू आस्क फॉर द डिलीवरी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन कहता है कि अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड हुआ है बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को उन गुड्स को डिलीवर करे रीज़नेबल, मतलब वर्किंग आवर्स में एंड वर्किंग डेज़ पे। ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे सेलर कह रहे हैं कि सर डिलीवरी ले लो। तो यानी कि अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी इज़ डिसाइडेड तो आपको रीज़नेबल आवर्स में जाके वर्किंग डेज़ पे उन गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड नहीं हुआ बिटवीन द बायर एंड सेलर, टाइम तो डिसाइड हुआ है, मतलब डे डिसाइड हुआ है कि हम 10 जून को जो है वो गुड्स को डिलीवर करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ पे डिलीवरी करनी है, तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो वो गुड्स सेल के टाइम पे जहाँ पर है वहीं पे डिलीवर होंगे। और अगर ये अग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि फ्यूचर में उनकी ओनरशिप पास होनी है, तो अग्रीमेंट टू सेल करते टाइम वो गुड्स जहाँ पर है वहीं पे उनकी डिलीवरी होगी। और अगर वो फ्यूचर गुड्स है, यानी कि अभी या तो सेलर ने उन्हें मैन्युफैक्चर करना है या फिर प्रोड्यूस करना है, तो वो गुड्स जहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे या फिर जहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वहीं पे ही उन गुड्स की डिलीवरी मानी जाएगी। तो या तो बायर एंड सेलर आपस में डिसाइड कर ले कि कहाँ पे डिलीवरी करनी है, और अगर उनके बीच में कोई भी प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइडेड नहीं है तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग उनकी डिलीवरी की जो प्लेस है वो डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। ये सेक्शन कहता है कि अगर टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो डिसाइड हुआ है बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि वो उस बायर को उसी टाइम पे गुड्स डिलीवर करे। लेकिन अगर कोई भी टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड नहीं हुआ बायर एंड सेलर के बीच में, तो फिर सेलर की ड्यूटी है कि वो एक रीज़नेबल टाइम पे उन गुड्स की डिलीवरी जो है वो बायर को दे। और अगर सेलर ऐसा नहीं करता, यानी कि एक रीज़नेबल आर पे बायर को वो गुड्स डिलीवर नहीं करता, तो यहाँ पे सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और रीज़नेबल आर क्या होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट टू फैक्ट। तो हर केस में अलग अलग भी हो सकता है, किसी में रीज़नेबल आर जो होता है वो मॉर्निंग भी हो सकता है, किसी में इवनिंग भी हो सकता है। तो रीज़नेबल टाइम क्या होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट है गुड्स इन पोसेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 3। ये सेक्शन कहता है कि अगर जो गुड्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पोसेशन में है तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा कि जब थर्ड पार्टी एसेंट दे देगी बायर को कि सर पहले मैं ये जो गुड्स थे वो सेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब मैं इन गुड्स को आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं डिलीवरी। यानी कि जब थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर देगी इस फैक्ट को कि बायर को कि सर अब आपके बिहाफ पे मैं गुड्स को होल्ड कर रहा हूँ, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी कहते हैं। तो मान लिया जाएगा जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो गए हैं टू द बायर। और जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं करता, इस बात को अप्रूव नहीं करता बायर को, तो तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। तब तक ऐसा माना जाएगा जो गुड्स हैं वो अभी भी सेलर के पोजेशन में ही है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5। अब ये सेक्शन कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, वो सारे के सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की। एंड डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है कि गुड्स को ऐसी कंडीशन में लाना कि बायर जो है वो बाउंड हो जाए उनकी डिलीवरी लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कपड़े वगैरह लेने जाते हैं और उनकी पूरी फिनिशिंग नहीं हुई है, उनको पूरा लास्ट में टचअप नहीं हुआ है, तो बायर उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। सिमिलरली फर्नीचर लेने जाते हैं और उसमें अभी कोई फिनिशिंग वगैरह होनी है, उसमें पॉलिश होनी है, तो यानी कि गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बायर उनकी डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक का जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा हमेशा सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के बाद डिलीवरी तक का जितना भी एक्सपेंस होता है वो बायर की ड्यूटी होती है। तो सेलर की शॉप से लेके बायर की जहाँ पर भी उसकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पर भी बायर गुड्स को चाहता है, वहाँ तक लाने का जो एक्सपेंस होता है तो वो बायर बियर करेगा।
और अगर पार्टीज जो है वो अदरवाइज डिसाइड करती हैं कि बायर जो है वो ये वाला एक्सपेंस बियर करेगा और सेलर ये वाला, तो वो ऐसा अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखवा भी सकते हैं। और अगर उनके पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, रिटर्न उन्होंने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया था, तो फिर एज पर लॉ डिलीवरेबल स्टेट का सारा एक्सपेंस सेलर का रहेगा और डिलीवरी करने तक का सारा एक्सपेंस बायर का रहेगा। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। अब देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को राइट क्वांटिटी में गुड्स को डिलीवर करे। अब अगर बायर सेलर जो है वो रॉन्ग क्वांटिटी में गुड्स को डिलीवर करता है तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसने शॉर्ट डिलीवरी की, मंगाया ज़्यादा था लेकिन सेलर ने कम भेजा, या फिर उसने एक्सेस डिलीवरी कर दी, मंगाया 100 था लेकिन उसने 120 डिलीवर कर दिया, या फिर उसने मिक्स्ड कर दिया, यानी कि हमने ए क्वालिटी के गुड्स मांगे थे लेकिन उसने ए और बी दोनों को मिला के गुड्स की डिलीवरी कर दी। तो इन तीनों सिनारियोज़ में जो ऑप्शन है बायर के पास वो भी डिफरेंट ऑप्शन है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर उसने शॉर्ट डिलीवरी किया है तो क्या होगा। पहले बात करते हैं शॉर्ट डिलीवरी की। तो देखिए, अगर शॉर्ट डिलीवरी हुई है, बायर ने बोला था मुझे 100 kg चाहिए लेकिन सेलर ने उसे सिर्फ 90 kg ही डिलीवर किया है, तो बायर क्या कर सकता है कि ऑल टुगेदर सारे गुड्स को रिजेक्ट कर दे। वो कहे मुझे 90 kg एक्सेप्ट ही नहीं करना, आप 100 भेजोगे तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं ले ही नहीं रहा। तो बायर ऑल टुगेदर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। या फिर बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि 90 kg भेजा, इट्स ओके, वो 90 kg एक्सेप्ट कर लेगा और जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उनके बीच में डिसाइड हुआ था उसकी पेमेंट कर देगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जो कि शॉर्ट डिलीवरी के केस में वो एक्सरसाइज कर सकता है। सेकेंड है एक्सेस डिलीवरी। मंगाया 100 kg था लेकिन सेलर ने जो है वो 120 kg जो है वो डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे बायर क्या कर सकता है, वो पूरे हॉल को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि जो भी 120 kg उसके पास आया है वो पूरे का पूरा एक्सेप्ट कर ले और जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट था उसके अकॉर्डिंग वो 20 kg की पेमेंट एक्स्ट्रा कर देगा। या फिर वो पूरे ही हॉल को रिजेक्ट कर सकता है कि सर मैं जो अभी ने अलग अलग नहीं कर रहा, मैंने 100 kg मांगा था, ये 120 kg मुझे लेना ही नहीं है, आप मुझे 100 kg दोबारा से पैक करके दो, मुझे इन गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो वो ऑल टुगेदर उनको रिजेक्ट कर सकता है। या फिर वो क्या कर सकता है कि 120 kg में से 100 kg अलग निकाल के एक्सेप्ट कर ले एंड बाकी का जो रेस्ट एक्स्ट्रा है यानी कि 20 kg वो सेलर को वापस रिजेक्ट कर दे। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस जो कि बायर के पास अवेलेबल है इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी। थर्ड सिनारियो है मिक्स डिलीवरी। अब उसने डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के गुड्स जो है वो भी मिक्स करके भेज दिए। तो बायर क्या कर सकता है, जो गुड्स उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है उनको एक्सेप्ट कर ले और जो गुड्स जो है वो मैच नहीं करते उनको रिजेक्ट कर दे। तो भाई मुझे ए क्वालिटी के गुड्स चाहिए थे तो जितने ए क्वालिटी के हैं वो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन जो आपने बी क्वालिटी के भेज दिए वो सारे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। या फिर वो क्या कर सकता है, पूरे ही लॉट को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है कि सर मैं ये कुछ नहीं करने वाला, अलग अलग आप ही सारे गुड्स ले जाओ, मुझे ए क्वालिटी बोला था, मुझे सारे दोबारा से ए क्वालिटी के गुड्स पैक करके दो। तो वो पूरे के जो होल आया है उसके पास पूरा होल लॉट आया गुड्स का, वो पूरा रिजेक्ट भी कर सकता है। सो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू द बायर इन केस ऑफ रॉन्ग डिलीवरी। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, सेक्शन 38। ये सेक्शन कहता है कि बायर के यहाँ पे कोई बाउंडनेस नहीं है कि वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50 kg एप्पल के लिए तो यहाँ पे बायर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि वो गुड्स को जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट करेगा। 10 kg आज एक्सेप्ट करेगा, 20 kg कल एक्सेप्ट करेगा, 30 kg परसों एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बायर के ऊपर ऐसी कोई बाउंडनेस हम नहीं लगा रहे कि वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरीज को एक्सेप्ट करे, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो या तो बायर ने खुद बोला हो कि सर मुझे जो है इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरीज चाहिए, टोटल मुझे 50 kg चाहिए, जिसमें से थोड़े से मुझे आज चाहिए, कुछ मुझे 5 डेज़ बाद चाहिए और बाकी का मुझे 10 डेज़ बाद चाहिए। तो या तो अग्रीमेंट हुआ हो कि जो बायर है उसे इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरीज चाहिए तो फिर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरीज होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे बायर के ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरीज को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर बायर और सेलर के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो डिलीवरी होनी है वो इंस्टॉलमेंट्स में होनी है, कुछ केजेस जो है वो आज होने हैं, कुछ 5 डेज़ बाद एंड कुछ 10 डेज़ बाद, और सबकी जो पेमेंट है वो भी अलग अलग होनी है। तो जो गुड्स आज डिलीवर हुआ उनकी पेमेंट आज होगी, जो 5 डेज़ बाद डिलीवर होंगे उनकी पेमेंट भी 5 डेज़ बाद होगी। और यहाँ पे जो है वो बायर या फिर सेलर कोई जो एक जो है उनमें से ब्रीच कर देता है, यानी कि या तो सेलर ने डिलीवरी नहीं दी टाइम पर या फिर बायर ने पेमेंट नहीं की। तो क्या बायर या सेलर के पास ये राइट आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच मान के कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके, कि वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसिल कर सके कि सर मुझे और फर्दर डिलीवरीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी।
तो लॉ कहता है कि ये जो ब्रीच का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि क्या आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस। यानी कि हम ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि हर केस में हमेशा ब्रीच ही माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि ब्रीच पूरे कॉन्ट्रैक्ट का माना जाएगा या फिर सिर्फ उसी इंस्टॉलमेंट के लिए हम ब्रीच मानेंगे। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हम दो चीज़ें जो हैं, टू फैक्टर्स जो है उन्हें कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन विच द ब्रीच बियर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल, यानी कि कितना प्रपोर्शन का जो है वो ब्रीच हुआ है। क्या आपका 10% ब्रीच हुआ है, 20% ब्रीच हुआ है, 50% कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो ब्रीच कितने प्रपोर्शन का हुआ है। सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द ब्रीच, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रीच दोबारा से रिपीट होगी इन फ्यूचर। तो फॉर एग्जांपल बायर जो है उसने टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो आप इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या ब्रीच ऑफ डिलीवरी मानेंगे। तो देखिए, अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि अब बायर आज मुझे पेमेंट नहीं करा तो फ्यूचर में भी मुझे पेमेंट नहीं आने वाली, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर जो सेलर है उसका जो है वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, लॉकडाउन हो जाता है या फिर उसका बिजनेस बंद हो जाता है, तो यानी कि जो उसने मुझे आज डिलीवरी देनी थी वो मुझे नहीं दे रहा, तो मुझे फ्यूचर में भी डिलीवरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसकी वहाँ तो स्ट्राइक हो गई है, लॉकडाउन हो गया है, तो वो मुझे फ्यूचर में भी गुड्स जो है वो डिलीवर नहीं करने वाला। तो जैसे ही उसने मेरी इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी जो थी वो ब्रीच की, तो मैं उसे कह सकती हूँ कि सर आगे मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना, हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, क्योंकि फ्यूचर डिलीवरीज भी आप मुझे जो है वो टाइम पे नहीं देने वाले हो। तो यानी कि हम देखेंगे कि क्या ये बिहेवियर, क्या ये ब्रीच दोबारा से रिपीट होने वाली है इन फ्यूचर या फिर नहीं होने वाली। और अगर वो फ्यूचर में रिपीट नहीं होने वाली, हो सकता है सेलर जो है उसने आज की डिलीवरी मिस कर दी हो, तो फिर हम इसे ब्रीच ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते जनरली। तो जब तक स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो कॉन्ट्रैक्ट के, तब तक हम ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर सेक्शन 39। ये सेक्शन कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर जो है वो गुड्स को किसी वॉर फिंगर या फिर किसी कैरियर को देता है कि ये लोग गुड्स ले जाकर बायर या फिर बायर के बिहाफ पे उसके किसी एजेंट को डिलीवर करना है और तुम्हें सेफली डिलीवर करना है उन गुड्स को, तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि वो उस वॉर फिंगर या फिर कैरियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे कि तुम्हारी ड्यूटी है इन गुड्स को सेफली डिलीवर करना, और अगर रास्ते में गुड्स को कोई भी डैमेज या लॉस होता है तो वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कैरियर या वॉर फिंगर की। और अगर सेलर ऐसा नहीं करता, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता और गुड्स को कोई भी लॉस या फिर डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पे बायर उन गुड्स की डिलीवरी लेने से मना भी कर सकता है और वो ये कह सकता है कि सर ये जो गुड्स हैं ये आपने वॉर फिंगर या कैरियर को डिलीवर किए हैं, आपने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं किए। तो यानी कि जो भी रिस्क रहेगा, लॉस रहेगा, वो हमेशा सेलर का ही रहेगा अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता विद वॉर फिंगर या फिर कैरियर। अगर जो गुड्स है वो किसी सी रूट के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि किसी समुद्र के रास्ते से वो गुड्स जो है वो आ रहे हैं बायर के पास, तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को इन्फॉर्म कर दे कि सर मैं यहाँ से गुड्स जो है वो सी रूट के थ्रू भेज रहा हूँ और आप इन गुड्स को इंश्योर करा लो। यानी कि सेलर को इन्फॉर्म करना है टू द बायर कि सर आपके गुड्स जो है वो सी रूट के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें ऑन टाइम जो है वो इंश्योर करा लो कि अगर रास्ते में उन गुड्स को कुछ भी लॉस या कोई डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर सेलर ऐसा इन्फॉर्म नहीं करता बायर को और गुड्स जो है वो सीधा सी रूट के थ्रू सेंड कर देता है, तो यहाँ पे जो भी रिस्क रहेगा वो हमेशा सेलर का ही रहेगा। अगर कोई भी लॉस इन ट्रांजिट हो जाता है तो वो सेलर बियर करने वाला है, ना कि बायर। नेक्स्ट है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स सेक्शन 41। ये सेक्शन कहता है कि जब भी सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करता है तो यहाँ पे सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दे कि सर आप अपने गुड्स जो है वो एग्जामिन कर लो, उनको चेक कर लो कि क्या जो गुड्स हमने जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था क्या ये गुड्स वही हैं, कोई और क्वांटिटी या किसी और क्वालिटी के गुड्स तो नहीं है। यानी कि बायर के पास एक राइट होना चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। अगर वो गुड्स से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये वही गुड्स है जो इनके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फिर वो उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो गुड्स जो है वो एग्जामिन करने के बाद सेटिस्फाई नहीं होता बायर कि नहीं ये तो कुछ और ही गुड्स है, मैंने कुछ और बोला था, तो फिर बायर उन गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स। लास्ट है लाइबिलिटी ऑफ बायर सेक्शन 44। ये सेक्शन कहता है कि जब सेलर के पास गुड्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं और सेलर जो है वो बायर को बार बार बोल रहा है कि सर डिलीवरी ले लो, डिलीवरी ले लो, मुझे कहाँ पे गुड्स डिलीवर करना है,
और बायर जो है उनके गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि ही इज़ फेल टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो अगर गुड्स को कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो जो सारा रिस्क रहेगा वो किसका रहेगा? बायर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है इन एक्सेप्टिंग द डिलीवरी। तो जो भी रिस्क या लॉस होने वाला है, अगर इन फ्यूचर गुड्स को कोई भी डैमेज हो जाएगा तो उसके लिए वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। हमेशा ये रिस्क या लॉस हमेशा बायर का ही रहने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे ब्रीच कर रहा है, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है इन एक्सेप्टिंग द डिलीवरी। So this was all about the performance of contract of sale and the rules regarding delivery.